नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मणिपुर वायलेंस के बारे में। मणिपुर वायलेंस जिसकी शुरुआत 3 मई को एक प्रोटेस्ट के साथ हुई थी, जहां पर कुकी का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसने प्रोटेस्ट एक स्टार्ट किया था अगेंस्ट दी मैती कम्युनिटीज डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गई और इतनी वायलेंट हो गई कि अब तक ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। न जाने कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं राज्य से। मतलब किसी भी तरह से इसको कंट्रोल फिलहाल नहीं किया जाता दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन ही इकलौता ऑप्शन बचा है। आज के सेशन में हम राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करेंगे, इस वायलेंस के बारे में ब्रीफली बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि किन हालातों में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज हेडलाइन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि केरला की क्रिश्चियन बॉडी ने भी पीएम मोदी को लिख दिया है लेटर में, एंड दे वांट कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए मणिपुर राज्य में। कितनी बुरी हालात यहाँ हो गई है। तो 100 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं इस एथनिक वायलेंस में मणिपुर की। और जो क्लैश है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मई को इट स्टार्टेड, ब्रोक आउट हुआ था जब एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च कंडक्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था हिल डिस्ट्रिक्ट्स में मणिपुर के, प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द डिमांड ऑफ मैती कम्युनिटी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। नाउ क्यों प्रॉब्लम है? जो बाकी ट्राइबल एरियाज हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कुकी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, उनको क्या समस्या है कि मैती को ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है? तो रीजन क्या है उसका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मणिपुर का जो इम्फाल वैली है ना, वो सेंटर में है राज्य के। मणिपुर एक हिल स्टेट है, ये वैली रीजन है और ये मेजरली डोमिनेट किया जाता है बाय दी नॉन ट्राइबल मैती कम्युनिटी, जो कि 64% तक उनकी पॉपुलेशन जो है ना मैती कम्युनिटी की है राज्य में। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 60 में से 40 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मैती कम्युनिटी के हैं मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में। दूसरी तरफ जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 90% ऑफ द जोग्राफिकल रीजन है राज्य का, ये वाला जो रीजन है हिल वाला रीजन, यहाँ पर 35% तक की जनसंख्या है जो कि इनहेबिट करती है इन एरियाज में ऑफ ट्राइबल पीपल। और यहाँ से केवल 20 लेजिस्लेटर्स या एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं जनसंख्या। ठीक है ना? मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि वैसे तो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर में, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट्स को मेजरली डिवाइड कर दिया गया है एज वैली एंड हिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हिल एरियाज है वहां पर 15 अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज विच इंक्लूड द नागा ट्राइब, चिन, कुकी, मीजो, जोमी ग्रुप्स, ये सारी ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं। और बाकी जो बचा हुआ रीजन है, इम्फाल वैली का रीजन, वहां पे डोमिनेशन मैती कम्युनिटी का है ना। अब देखो, सिंपल सी चीज है ना, जो 10% का एरिया है वहां पर आपका अधिकतर बजट जा रहा है उनके डेवलपमेंट पर, उनके काम के लिए अधिकतर बजट आप वहां लगा रहे। तो ऑलरेडी जो हिल एरियाज हैं, जो हिल कम्युनिटीज हैं, जो हिल डिस्ट्रिक्ट वाले जो लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो अपने आप को ऑब्वियसली दे फील दे आर नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उनको ये इशू हो रहा है, जिसको लेकर ये डिमांड भी आई थी कि अलग राज्य के निर्माण की बात भी कर दी गई थी। नाउ इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज हैं वो दे कैन बाय लैंड इन दी वैली रीजन, लेकिन जो वैली के लोग हैं, जो मैती कम्युनिटी है स्पेसिफिकली, जो नॉन ट्राइबल्स हैं, वो हिल रीजन में जमीनें नहीं खरीद सकते। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ट्राइबल्स का ये आरोप है कि अगर मैती कम्युनिटी जो है वो डेमोग्राफिकली और पॉलिटिकली एडवांटेज पर है। ठीक है, 64% पॉपुलेशन है, 60 में से 40 आपके एमएलए हैं, तो वो एडवांटेज पोजिशन में है और वो काफी ज्यादा एडवांस है एकेडमिकली भी और बाकी एस्पेक्ट्स में भी एज कम्पेयर टू द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट। तो ट्राइबल्स का ये मानना है कि अगर मैती को एसटी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो उससे दे इट विल रिजल्ट इन द जॉब लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्राइबल पीपल, जो कि एक पोजिशन, एक कम्युनिटी जो मैती कम्युनिटी है वो ऑलरेडी एडवांटेजेस पोजिशन में, डेमोग्राफिकली भी, पॉलिटिकली भी, एकेडमिकली भी और बाकी चीजों में भी। अब उसको अगर एसटी स्टेटस मिल जाता है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो ऑलरेडी डेमोग्राफिकली और पॉलिटिकली बैकफुट पर हैं, उनके जो चांसेस हैं गेटिंग जॉब्स या जो भी उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटीज मिलती है, वो भी उनसे छीनने के चांसेस आ जाएंगे, क्योंकि एकेडमिकली ज्यादा स्ट्रांग मैती हैं। तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ट्राइबल्स को ये भी लगता है कि अगर मैतीज को एसटी स्टेटस दिया जाएगा तो वो उनको अलाउ हो जाएगा जो लैंड है हिल्स में वो एक्वायर करना, जिससे क्या होगा, जो इनहेबिटेंट्स है उस एरिया के, जो दीज ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनको दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ देयर लैंड्स बाय द मैतीज।
तो ये डर है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं ये प्रोटेस्ट इस लेवल पर पहुंच चुका है कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने जनता को वार्न कर दिया है कि उनको सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर वायलेंस नहीं रुकी राज्य में। यहाँ पर हुआ क्या, किस इंसिडेंट पर वो ये बोल रहे थे, जब एक आर्मी सोल्जर को इंजरी हुई, ही सफर्ड एन इंजरी, जब कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों ने प्रोवोक की फायरिंग इन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक तरह से वार्निंग भी इशू कर दी लोगों के लिए। अब प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें तो क्यों लगता है और हमारा संविधान उसके बारे में क्या कहता है, उसके उस संबंध में डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLife10। अग्निपथ बैच जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLife10। 8,000 रुपए का एक कोर्स होगा जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। समुद्र मंथन 25 तारीख को होने वाला है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। NDLife10 आपको कोड यूज करना है और आप बेहद सारे यहाँ पे प्राइजेस जीत सकते हैं। लिंक जो है पीडीएफ का वो आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म को फिल कर दीजिए और हम तक हमें रीच आउट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, जो कि कहा जा रहा है कि शायद आखिरी रिजॉर्ट है, आखिरी ऑप्शन है राज्य में वायलेंस को रोकने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, तो हमारा संविधान का भाग 18 जो है, 18 जो है, पार्ट 18, वो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है, जिसमें 3 तरह की इमरजेंसीज की बात की गई है। एक है अंडर आर्टिकल 352 विच टॉक्स अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है आर्टिकल 356 विच टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट रूल, एंड तीसरी है आर्टिकल 360 विच इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज के सेशन में हम डिटेल में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पहली इमरजेंसी की। यहाँ पर मैं आपके साथ नेशनल इमरजेंसी डिस्कस करूंगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि देश में अभी तक लगी भी नहीं है और शायद लगेगी भी नहीं अंडर आर्टिकल 360 जो है। 352 में बात की गई है नेशनल इमरजेंसी की। यहाँ पर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर सेटिस्फाइड है कि ग्रेव इमरजेंसी आ गई है जहां पर देश की सिक्योरिटी को खतरा है, पूरे देश की या किसी भाग की, तो वो 3 कंडीशंस पे, 3 आधारों पर, यानी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन 3 आधारों पर इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं अगर, और ये प्रोक्लेमेशन वो एक डिक्लेरेशन के साथ बनाएंगे टू द इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल ऑफ इंडिया, पूरे देश के लिए, या फिर किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी के लिए जहां पर ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी को खतरा है देश की। ठीक है, अंडर दीज 3 कंडीशंस, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक ना, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, मैं 2 यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं आर्टिकल 352 में, जिसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ इंडिया जो इन प्रोक्लेमेशन ये दिया हुआ है पूरा, ये वाला भाग ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन से 1976 के। इसके अलावा आर्म्ड रिबेलियन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। ओरिजिनली द वर्ड्स वर इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया, तो आर्म्ड रिबेलियन यहाँ पर ऐड कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। तो पहले इट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया गया था यहाँ। नेशनल इमरजेंसी 1977 के बाद से इमरजेंसी देश में नहीं लगी है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 356 विच टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पर इसमें एक मार्जिनल हेडिंग है जो कहती है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर। बट ना तो क्लॉज 1 में ना ही कहीं और यहाँ पर आर्टिकल में एम्प्लॉय किया गया एक्सप्रेशन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होता है ये नहीं बताया गया। ऑन दी अदर हैंड ये जो वर्ड्स हैं, इस तरह के सिमिलर वर्ड्स यूज किए गए हैं विच आर अकरिंग इन आर्टिकल 355, जिसमें कहा गया है अ सिचुएशन हैज अरिजन in which the government of the state cannot be carried out on in accordance with the provisions of this constitution। तो यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पर मिल जाता है कि भाई एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पर राज्य सरकार नहीं चलाई जा सकती है जिस तरह से संविधान के प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुरूप। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लग सकती है। राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी नहीं, राष्ट्रपति शासन, यहाँ पर इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, आप यह ध्यान रखिएगा ना। अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पर सेटिस्फाइड है कि सिचुएशन आ गई है, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट जो कि रिसीव की गई गवर्नर के द्वारा राज्य के, या फिर अदरवाइज रिपोर्ट के बिना भी उनको खुद से भी लगता है, तो वो प्रोक्लेमेशन दे सकते। बाय प्रोक्लेमेशन टेक एनी और ऑल द 3 स्टेप्स मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए बी सी ऑफ आर्टिकल 356। इसी के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए
तो यहाँ पर क्लॉज 1 का एबीसी क्या है, 356 का क्लॉज 1 कहता है राष्ट्रपति को लगता है रिपोर्ट के द्वारा गवर्नर की या फिर अदरवाइज, और वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर राज्य सरकार ठीक से नहीं कैरी ऑन की जा रही है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट मे बाय प्रोक्लेमेशन, 3 कंडीशंस हैं। एक, अज्यूम करेंगे टू हिमसेल्फ ऑल और एनी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सब कुछ अपने अधीन कर लेंगे, ठीक है, सारे फंक्शंस या कुछ फंक्शंस ऑफ द स्टेट एंड ऑल और एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर, सारी पावर्स या जो गवर्नर के पास पावर्स है उनमें से कुछ पावर्स, और एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट अदर देन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कोई और बॉडी अथॉरिटी है उसकी पावर्स, तो राष्ट्रपति पर शिफ्ट हो जाएंगी सारी पावर्स, ठीक है। दूसरा, डिक्लेयर द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्साइसेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दूसरी वो लगा प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं कि जो भी पावर्स है लेजिस्लेचर की वो एक्सरसाइजेबल होंगी बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब केंद्र की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सारा, ठीक है, जो भी पावर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, ऑलराइट। तीसरा, मेक सच इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस एज अपीयर टू द प्रेसिडेंट टू बी नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर गिविंग इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन, इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ सस्पेंडिंग in whole or in any part of the operation of any provision in this constitution relating to anybody or authority, मतलब बेसिकली सबकी पावर साइड में हो जाएंगी, पावर किसके पास आ जाएगी, राष्ट्रपति के पास आ जाएगी, कुछ भी ऐसा किया जाएगा जो राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। तो बेसिकली राष्ट्रपति शासन इज जब जो पावर है, लेजिस्लेचर की पावर है या फिर गवर्नर की पावर है या किसी और बॉडी की पावर है, स्विच इज शिफ्टेड टू दी सेंटर, ठीक है। यहां पर एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि इस पूरे क्लॉज में राष्ट्रपति अज्यूम कर सकते हैं अपनी जो भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, खुद पर या पार्लियामेंट को डेजिग्नेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट के कंट्रोल में जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दी पावर्स वेस्टेड एंड एक्सरसाइजेबल बाय दी हाई कोर्ट, जुडिशरी अंडर नहीं आती है प्रेसिडेंट रूल में, जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही रहेगी, ठीक है। और सस्पेंड इन होल और पार्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब बिल्कुल भी जो भी प्रावधान है हाई कोर्ट संबंधित उनको भी सस्पेंड यहाँ नहीं किया जाता, जुडिशरी को इससे बाहर रखा जाता है। तो इट्स बेसिकली दी executive and the legislative powers that is shifted to the center, either to the president or to the parliament by the proclamation of this emergency या फिर president रूल इन द स्टेट। तो इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से फिर यहाँ पर शायद वायलेंस को कंट्रोल कर सकती है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इस वायलेंस को कर्ब करने में विफल हो रही है। तो दिस इज अ रीजन वाई दे कैन बी प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। चलिए, आप अगर सीसैट से जुड़ना चाहते हैं सीसैट के बैचेस में, तो आप मेरा कोड यूज कर लीजिए ND-Live10। आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। पाथ फाइंडर की हिंदी मीडियम बैचेस हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड ND-Live10। इसके अलावा दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर पर्सपेक्टिव से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.